हेलो टीनेजर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्लासेस विद देव, जहाँ पर मैं आप लोग को बताऊंगा क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 सेल के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल के बारे में। पहले से समझते हैं सेल है क्या। जैसे किसी का घर बना हुआ हो, तो घर बनाने के लिए सबसे छोटी चीज़ क्या चाहिए? ईंट चाहिए। वैसे ही हमारे शरीर को बनने में जिस चीज़ की सबसे पहली यूनिट जो चाहिए उसे ही सेल कहेंगे। जैसे घर के लिए तो ईंट हो गया, तो हमारे शरीर के लिए क्या हो जाएगा? सेल। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि एक वैसा यूनिट यूनिट मतलब जैसे ईंट हो गया घर का यूनिट, सबसे छोटा यूनिट, वैसे ही हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट सेल है। वो क्या काम करता है और किस तरीके से बना हुआ है वही डिसाइड करेगा हमारे बॉडी का बिल्डिंग, मतलब कि हम लोग कैसे बनेंगे आगे, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म किस रूप और किस ढंग में बनेगा। तो इसकी डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब सेल तो पहले से ही था, लेकिन इनके बारे में बताया किसने कि सेल ऐसा होता है, सेल सबसे छोटा यूनिट है। तो उन साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। 1665 मतलब कि आज से तकरीबन 350 साल पहले। तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने, आप क्लास 8 के पियर्सन के फर्स्ट चैप्टर को पढ़िएगा। मतलब मैं जो नोट्स बता रहा हूँ वो सिर्फ एक कंसाइज वे में, मतलब बहुत सिंपल वे में, इसको पढ़ने के बाद आपको पियर्सन बहुत आसान लगेंगे। हाँ, तो रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप खुद से बनाया। उसके बाद फिर उन्होंने पेड़ का छाल लिया। पेड़ की छाल लेने के बाद उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे डाला, तो उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, मतलब छोटे छोटे रूम दिखाई दिए गए। तो उन्होंने उसी का नाम सेल रख दिया। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी है क्या? तो इन्हें दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया, स्लाइडन एंड स्वान। इन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, वो सभी के सभी सेल से बने हुए हैं। दूसरा था सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सबसे छोटा यूनिट है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि सेल यूनिट ही है। मतलब जैसे घर का हो गया ईंट, वैसे आप हमारे शरीर का समझ सकते हैं सेल। मतलब वन फिंगर में लगभग करोड़ों सेल होंगे। फिर रिडोल्फ वर्च्यू, इनके 30-40 साल बाद इन्होंने एक मॉडिफिकेशन दिया, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें उन्होंने बताया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, यही हमारे इवोल्यूशन में मदद करेगा। अब ये इवोल्यूशन है क्या, तो बता रहा हूँ। जैसे पृथ्वी की जब रचना हुई, कहा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी की रचना हुई और फिर पृथ्वी से चांद की। तब जब पृथ्वी की रचना हुई तब बहुत गर्मी थी पृथ्वी पे। फिर बादल से बारिश हुई, उसके बाद फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कूल डाउन होता गया हमारे पृथ्वी का। उस वक्त डायनासोर की बात है, सब इवोल्यूशन की बातें हैं। थोड़ा सा एक अंदाजा आप लोग को पता चल जाएगा। फिर क्या होगा, बैक्टीरिया होंगे। उस वक्त भी जब बहुत गर्मी हो रही होगी, मतलब कि पूरा आ गया होगा पृथ्वी पे, उस वक्त भी बैक्टीरिया होंगे। बैक्टीरिया हर जगह पे प्रेजेंट होता है, मतलब बैक्टीरिया भगवान ही है। तो फिर बैक्टीरिया से हम लोग यहाँ तक पहुंचे, मतलब कि बैक्टीरिया के बाद कोई और दूसरा जानवर आया होगा, उसके बाद फिर फंगी आया होगा, फिर प्लांट, फिर एनिमल, वैसे वैसे करते करते इवोल्यूशन होता गया। अब बात करते हैं साइज ऑफ सेल। सेल कितना बड़ा हो सकता है? तो मैंने बताया कि एक फिंगर में जब लाखों करोड़ों सेल हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हो कि सेल बहुत छोटा होता है, मतलब कि अपनी आंख से नहीं देख सकते हम लोग। उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जो आपको बायो लैब में मिल जाएगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके पियर्सन बुक या फिर एनसीईआरटी में दी गई होती है। स्मॉलेस्ट सेल का नाम है माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन। अब आप लोग को लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में बहुत दिक्कत होता होगा, मतलब प्रॉब्लम सोची होंगी, इंग्लिश प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूँ क्या है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब हो गया जो लंबा भी हो और चौड़ा भी हो, और लॉन्गेस्ट का मतलब हो गया उसे चौड़ा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लंबा होना चाहिए। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं शेप ऑफ सेल की, मतलब कि क्या आपके शेप किस प्रकार, मतलब किस उसका शेप क्या होता है। साइज तो हो गया कि आकार कैसे, साइज हो गया कि लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, शेप हो गया आकार कैसा होता है। डिस्क मतलब गोल आकार में हो सकता है, पॉलीगोनल, पॉलीगोन तो आप लोग पढ़े होंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड और थ्रीड लाइक, इन सब शेप में हो सकता है। फिर एक अमीबा का एक्सेप्शन आ जाता है, मतलब कि इसके स्यूडोपोडिया, ये अपना शेप चेंज करते रहता है। किस लिए? अमीबा के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। अमीबा का जो स्यूडोपोडिया होता है,
पैर का भी काम करता है, हाथ का भी काम करता है, मुंह का भी काम करता है, वो मल्टी फंक्शनल काम करता है, जिसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन करके इसके बाद अगर जो आप पियर्सन पढ़ते हो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी पियर्सन। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल की। जो हमारा सेल है उसके दो टाइप्स होते हैं। किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसे समझते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपका जो बॉडी है, मतलब कि आपका जो शरीर है वो कितने सेल से बना हुआ है। एक सेल से बना हुआ हो सकता है और बहुत सारे सेल से बना हुआ हो सकता है। तो हमारा पहला हो गया यूनिसेलुलर, मतलब कि वो सिर्फ एक सेल से बना हुआ होगा, इसके एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ। और दूसरा है मल्टी सेलुलर, जो बहुत सारे सेल से बना हुआ। यूनि का मतलब एक, मल्टी का मतलब बहुत। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे अमीबा, क्लाइमेडोमोनास। ये सब टर्म आप लोग के लिए अभी नया नया होगा। एक पैरामीशियम, लेकिन क्या अगर बुक में है दिया गया तो पढ़नी तो पड़ेगा। मल्टी सेलर में आप प्लांट्स एंड एनिमल्स याद कर सकते हो, ये तो बहुत आसान है। प्लांट्स एंड एनिमल्स बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि बॉडी कैसे बना हुआ है, एक सेल से बना हुआ है या बहुत सारे सेल से बना हुआ है। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ऑन द बेसिस ऑफ, वैसे तो डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस होता है, मतलब कि किस प्रकार से न्यूक्लियस है। अभी पहला हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। इसको समझते हैं पहले। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव या फिर ओल्ड, मतलब कि कितना पुराना। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कितना पुराना न्यूक्लियस है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले बैक्टीरिया थे इस पृथ्वी पे, तो प्रोकैरियोटिक सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। कोई भी बैक्टीरिया यूकैरियोटिक नहीं है। तो इसका एग्जांपल्स हो जाएगा बैक्टीरिया, और बाकी जितने भी हैं सब यूकैरियोटिक हैं। यू का मतलब होता है न्यू, इनके न्यूक्लियस में डेवलपमेंट होता गया, उसके बाद फिर यूकैरियोटिक सेल बना। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड प्रोटिस्टा। प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड प्रोटिस्टा। अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया तो फिर ये सब टर्म समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं पढ़ा तो वो भी आपको वीडियो में मिल जाएगी, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप कहीं से भी देख सकते हैं वीडियो। वहां से आप पढ़ के अगर जो इन सब के टर्म को जान जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी पियर्सन। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस के बीच में, फिर प्लांट सेल, एनिमल सेल के डिफरेंसेस के बीच। अब हमारे पास एक कंपैरेटिव टेबल है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल अभी अभी मैंने बताया था क्या होता है, जिसके पास ओल्ड न्यूक्लियस, मतलब कि उसके पास न्यूक्लियस एडवांस नहीं हो, मतलब उसके पास लैक अ ट्रू न्यूक्लियस नहीं, उसकी जगह पर उनके पास न्यूक्लियोइड होता है। लेकिन इनके पास क्या है, दीज हैव ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास रियल का न्यूक्लियस होता है। इनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। इनका जो साइज होता है वो बड़ा तो होता है, लेकिन किसके कंपेरिजन में, प्रोकैरियोटिक सेल के कंपेरिजन में। ये नहीं कि इतना बड़ा कि देखने लगे, नहीं, हम सेल को नहीं देख सकते। हाँ, बड़े बड़े सेल को देख सकते हैं, जैसे अंडे को देख सकते हैं, वो एक सिंगल सेल होता है। यहाँ तीसरी बात है हैव सिंगल क्रोमोसोम, इनके पास सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। इनके पास यूकैरियोटिक सेल के पास एक क्रोमोसोम से ज्यादा होता है। चौथी बात है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। अब आप लोग तो ये सब नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे, क्रोमोसोम। अगर आप लोग पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, फिर सब क्लियर हो जाएगा एक बार में।
सेल ऑर्गेनेली अभी बता दूंगा क्या होता है सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली मतलब होता है एक सेल में क्या क्या कंपोनेंट है, मतलब एक सेल क्या क्या रखता है अपने पास। जैसे उसके पास गोल्गी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बस वीडियो लास्ट तक देखनी है। हाँ, थोड़ी बड़ी वीडियो हो सकती है, लेकिन मैंने बहुत कम, बहुत सिंपल वे में आप लोगों को बताया है सारी की सारी चीजें। इनके पास प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं सारे, कुछ को छोड़ के, एक्सेप्शन सब जगह आएगा। इनके एग्जांपल्स हैं, जितने बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सारे के सारे यूकेरियोटिक सेल होते हैं, सारे प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेली के बारे में। उसके बाद हम जाएंगे यूकेरियोटिक सेल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ने का मतलब हम सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, और इसे पढ़ने का मतलब है जितनी छोटी चीज उसे पढ़ने में उतनी ही ज्यादा मुश्किलें आते हैं। तो फिर हम बैक्टीरिया को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पहले सेल ऑर्गेनेली, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सब अलग अलग टर्म है, अभी नया होगा आप लोग के लिए। फिर यूकेरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनेली। हम लोग बात करने वाले थे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है क्या, पहले इस फिगर को समझते हैं। ये है कोई सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल होंगे। ऊपरी पार्ट को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, जैसे हमारा जो शरीर है किस चीज से पूरा कवर्ड है, स्किन से, वैसे ये जो सेल का पूरा अंदर का मटेरियल है। अभी तो मैंने सिर्फ 2-3 चीज ही बनाई है। वैसे बहुत सारे सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं। जो सब चीज से कवर्ड है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बीच का पार्ट होता है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस बताने बारे में बताऊंगा वीडियो के। न्यूक्लियस से जो कनेक्ट होता है उसे ही कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात हमेशा याद रखना है। देखिए, ये सब कनेक्ट नहीं है इससे, लेकिन 1 2 3 तीनों कनेक्ट है। यहाँ पर भी ये दोनों कनेक्ट है, यहाँ पर चारों कनेक्ट है। जब ये चारों कनेक्ट है तब इसे ही कहेंगे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ER। हमारा सबसे पहला हो गया। ये क्या है, स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस से जस्ट स्टार्ट हो जाता है। इसका जो इंटरकनेक्टिंग बॉन्ड है ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है RER, दूसरा है SER। RER क्या होता है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फुल फॉर्म इसका फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER क्या होता है, RER का मेन फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, मतलब प्रोटीन को बनाना विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। इसे समझना जरूरी है। राइबोसोम है क्या, राइबोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर बनता है राइबोसोम। न्यूक्लियस है, इसके अंदर DNA होगा, बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में भी। इसके अंदर RNA भी होगा। RNA प्रोटीन सिंथेसिस करता है और छोटे छोटे राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम छोटे 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 होते हैं, या तो ये फ्री भी हो सकते हैं, या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाके जुड़ जाते हैं। इसी जुड़ने को हम लोग कहते हैं, इसका भी एक नाम होता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। गूगल पे सर्च कीजिएगा, व्हेन राइबोसोम कनेक्टेड विथ ER व्हाट्स द प्रोसेस नेम, तो फिर वो बता देगा। वैसे ER जब कनेक्ट हो जाता है, नहीं, राइबोसोम जब कनेक्ट हो जाता है ER के साथ, तब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर जाता है और वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, मतलब सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाता है। वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में राइबोसोम आके जुड़ गया, तो ये दोनों RER हो गया, ये दोनों हमारा स्मूथ ER हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मान लीजिए इन दोनों के पास RER आया ही नहीं, ऊपर ही चला गया, तो ये दोनों हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। अब ये क्या है, अब यहाँ पर जो फैट बना, SER का काम क्या है, लिपिड और फैट बनाना, और दूसरा काम है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन। जो पॉइजन हमारे सेल में बन जाता है उसे डिटॉक्सिफाई करना, मतलब कि खत्म ही कर देना पॉइजन को। अब ये गोल्गी बॉडी क्या है, ये जो है क्लोज विथ ER, मतलब कि जो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके साथ में ही कहीं पर
गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगा। जैसे ये तीनों RER हैं या फिर SER, जो ER में बोल देते हैं एक समझने के लिए सिर्फ। तो ये हो गया हमारा गोल्जी बॉडी। अब इसका काम क्या है? इसका काम है पैकेजिंग। किसका पैकेजिंग? यहाँ से जो बन के लिपिड बन रहा है, फैट बन रहा है या फिर जो प्रोटीन बन रहा है वो जाएगा कहाँ? सेल का काम क्या है? सेल ऑर्गेनेल का। तो ये जो ER में बनता है वो गोल्जी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो पैकेजिंग ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन, ये लिपिड और फैट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लिपिड में आ जाता है ग्लाइकोलिपिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये मतलब कि ये सब कार्बोहाइड्रेट के पास है। अभी तो सिर्फ फैट और लिपिड दोनों सेम समझना है क्लास 8 की। स्टोरिंग, अब उसको कुछ देर के लिए स्टोर भी करता है, जो ये फैट है, प्रोटीन है। डिस्पैचिंग, ये सब गोल्जी बॉडी का काम है। ये डिस्पैच करके फैट और प्रोटीन को आगे भेज देता है। किसके पास? लाइसोसोम के पास। और ये जो गोल्जी बॉडी है डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी, ये एक साइंटिस्ट है। इन्होंने वैसे ही नाम दे दिया कि इसका नाम होगा गोल्जी बॉडी, हम इसे गोल्जी बॉडी कहेंगे। अब जैसे कि आप भी किसी फील्ड में किसी चीज का खोज करते हैं तो आप अपना नाम दे सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। इसमें क्या होता है? इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ये लाइसोसोम पाया कहाँ जाता है? ये जैसे अभी मैंने बताया था कि डिस्पैचिंग ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ गोल्जी बॉडी। तो ये गोल्जी बॉडी से डिस्पैचिंग होके कहाँ जाता है? तो गोल्जी बॉडी से डिस्पैच होके वो लाइसोसोम के पास जाता है, प्रोटीन और फैट। उसके बाद फिर ये जो लाइसोसोम होते हैं उस फैट और प्रोटीन को कंज्यूम करके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? जैसे किसी चीज को खाने, जैसे हमारे पेट में खाना खाते हैं पच जाता है, किसकी वजह से? हमारे पेट में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। एक HCl में आप लोग को बता देता हूँ। HCl आप लोगों ने नाम सुना होगा केमिस्ट्री में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्मॉल अमाउंट में रहता है। फिर इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइड का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, आत्महत्या। तो ये सुसाइडल बैग क्यों कहलाता है? तो जैसे ये सेल है, इसमें लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम पूरी चारों तरफ घूमते रहते हैं पूरे सेल में। ये भी लाइसोसोम है, ये भी लाइसोसोम है। एक एक करके समझाता जाऊंगा, फिर लास्ट में फिगर बना के सबको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले ये लाइसोसोम देखते हैं। ये गोल्जी बॉडी हो गया, ये लाइसोसोम हो गया। गोल्जी बॉडी से फैट और प्रोटीन आ गया। ये जो लाइसोसोम है ये घूमता रहता है चारों तरफ सेल में, किसकी मदद से? साइटोप्लाज्म की मदद से। और ये साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोप्लाज्म है इस सेल के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को फ्लूइड कहते हैं। आप लोग अभी लिक्विड ही समझो। फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड एंड गैस, तो इसमें पाए जाते हैं। उसके फिर इसकी मदद से ये चारों तरफ घूमते रहता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या करता है? एज दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल, इफ सेल गेट्स डैमेज और रोल्ड, मतलब कि अगर इसके सेल ऑर्गेनल, यहाँ सेल में सेल ऑर्गेनल ही होना चाहिए, सेल ऑर्गेनल। अगर कोई सेल ऑर्गेनल डैमेज पहुंचा रहा है सेल को, या मतलब डैमेज हो गया और फिर ओल्ड हो गया, मतलब किसी काम का नहीं रहा, या तो वो सेल ऑर्गेनल को जाके खा जाएगा या फिर पूरा सेल को भी खत्म कर सकता है। सेल एंड सेल ऑर्गेनल दोनों। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब कि इस सेल में जितना भी रिएक्शन हो रहा है, ये फैट का बनना, प्रोटीन का बनना, ये सब किसकी मदद से हो रहा है? अब जैसे हमारे शरीर को ही देख लीजिए, काम करते हैं, बहुत सारा पढ़ाई भी करते हैं, बहुत सारा करना भी होता है पढ़ाई, वरना बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए हमें खाने की जरूरत होती है। वैसे इसमें किस चीज की जरूरत होती है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ATP बनाता है। ये ATP क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी है। एनर्जी अभी आप लोग मान सकते हो, करेंसी ऑफ एनर्जी। मतलब कि एनर्जी का जो यूनिट होता है, जैसे हीट का यूनिट होता है कैलोरी, वैसे एनर्जी का यूनिट है ATP। ये होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन। डबल लेयर क्यों? क्योंकि एक आउटर होता है, एक इनर होता है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स होता है, जो कि आउटर सरफेस, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होता है, जिसके कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इट हैज इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम। इसके बारे में और भी बता सकता हूँ, लेकिन वो पियर्सन से ऊपर चला जाएगा, मतलब क्लास 9, 10 या फिर 11, 12 के एनसीईआरटी से। इट हैज इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम। ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी है बैक्टीरिया का। क्या हुआ था जब सेल बन रहा था हम लोग का सेल, उस वक्त बैक्टीरिया ने एक एसोसिएशन किया हमारे सेल के साथ, और बैक्टीरिया इसमें सेल में ही आके रह गया। उसका एक नाम है
माइटो माइटोकॉन्ड्रिया और एक दूसरा नाम है प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों बैक्टीरिया ही हैं आखिरकार। हमारे हर एक सेल में सोच लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब कि बैक्टीरिया है, और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है। ये हो गया हमारा दो और कवर हो गया। अब तक हमने क्या सीखा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें फैट और प्रोटीन बनता है। गोल्गी बॉडी, उसका काम होता है सबको स्टोर करना, फिर यूज करना, उसके फिर डिस्पैच करके लाइसोसोम के पास पहुंचा देना। लाइसोसोम सुसाइडल बैग का काम करता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है। अब ये ऑलमोस्ट बहुत सारा कवर हो गया है। अब हम आगे देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है उसका नाम है प्लास्टिड। ये तो प्लांट्स में होता है लेकिन एनिमल्स में नहीं होता, मतलब एनिमल सेल में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अभी अभी हमने पढ़ा, पावर हाउस ऑफ द सेल, और उसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। उसी तरीके से प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट मेन मेन यही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% प्लांट्स ग्रीन है, मेन ये है। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों बैक्टीरिया है जो कि हमारे शरीर में रह रहे हैं अभी भी। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड: क्रोमोप्लास्ट येलो कलर में होते हैं, येलो पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट ल्यूकोप्लास्ट ये वाइट कलर के होते हैं, या फिर नो कलर भी कह सकते हैं। इसके 3 पार्ट होता है: एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट ऑयल को स्टोर करता है, अमाइलोप्लास्ट फैट को स्टोर करता है। इसे रटना पड़ेगा, साइंटिफिक साइंस में ऐसे ऐसे टर्म ही रहता है। बात करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल क्या होता है? ये 90% वॉल्यूम लेता है सेल का, प्लांट सेल में। वैक्यूल अबाउट 90% सेल का जो वॉल्यूम है वो सिर्फ वैक्यूल से बड़ा हुआ रहेगा। बाकी समय कितना सारा कुछ रहता है, न्यूक्लियस रहता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और एनिमल सेल में छोटा होगा या फिर एब्सेंट ही होगा, मेनली एब्सेंट ही होता है। इस हैव सिंगल मेम्ब्रेन नॉन स्टेनोप्लास्ट। जो वैक्यूल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, एक ही मेम्ब्रेन होता है। और जो वैक्यूल के अंदर पाया जाता है उसे हम सेल सेप कहते हैं। वैक्यूल जो है प्रोवाइड्स रिजिडिटी, मतलब कि सेल को मजबूत बनाता है। ये हो गया प्लास्टिड, वैक्यूल। अब तक हमने क्या सीखा? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर। वो डायग्राम मैंने हटा दिया क्योंकि ये सब कहीं पड़े हुए होंगे। प्लास्टिड कहीं पर भी आप बना सकते हैं, किसी भी आकार का। वैक्यूल ये तो 90% प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में छोटा सा दर्शा देंगे। डायग्राम उतना जरूरी नहीं है जितना है बात को समझना। डायग्राम तो आप खुद से खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन जो मेन था मैंने बता दिया। न्यूक्लियस से निकलता है उसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अगल बगल रहता है उसे हम गोल्गी बॉडी कहते हैं। गोल्गी बॉडी के ऊपर जो रहता है उसे हम लाइसोसोम कहते हैं, उसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। ये सब एक सिरे में रहते हैं, मतलब साथ साथ रहते हैं। इसे हम न्यूक्लियर इंटरकनेक्शन भी कह सकते हैं, जो कि न्यूक्लियस से लेकर के साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म तो अंदर का फ्लूइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होता है। प्लास्टिड भी हो गया, वैक्यूल भी हो गया। अब हमारे पास है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम होता है एनिमल सेल में। अब हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है सेंट्रोसोम। ये क्या है? सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और सेल डिवीजन में काम करता है। ये सेल डिवीजन क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब है हमारा माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या है? पहला हमारा पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम का काम है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, मतलब फैटी एसिड को तोड़ करके उसे एनर्जी का कंज्यूम करना। फिर दूसरा है ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम का काम क्या है? कन्वर्ट लिपिड टू शुगर। ये तो फैट कंपाउंड है, उसको शुगर में चेंज करना। शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा आप लोग को। नहीं है तो चैप्टर नंबर 2 है आप लोग का, उसमें बता दिया जाएगा। ग्लाइकोसोम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोसोम का काम है ग्लाइकोलिसिस करवाना। जैसे मैंने बताया था कि एटीपी बनता है सेल में। कैसे बनता है?
तो ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, इसको पढ़ने में लगभग 2-3 घंटा देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग इसे पूरी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वैसे मैं ये छोटा सा बता सकता हूँ कि ग्लूकोज को पायरुवेट में चेंज करना और उससे एटीपी निकालना। देखिए एटीपी सब जगह आ रहा है, क्योंकि एटीपी का काम है सेल में कोई भी रिएक्शन करना, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, या तो वो कैटाबॉलिज्म होगा या फिर एनाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब है सेलुलर एक्टिविटी। ये तीसरा, चौथा है हमारा हाइड्रोजिनोसोम, प्रोड्यूस एटीपी इन एनारोबिक कंडीशन फॉर फंगी। मतलब कि एनारोबिक कंडीशन क्या होता है? एरोबिक कंडीशन होता है जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो, एनारोबिक कंडीशन होता है जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं हो। फंगी में क्या होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो फिर एटीपी बनाने के लिए किसका मदद लिया जाता है? हाइड्रोजिनोसोम का। अप्रोक्स हमारा सारा खत्म हो गया और आप लोग को एक सेल का बेसिक आइडिया लग गया। अब तक हमने क्या क्या सीखा है, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आप लोग को अब वीडियो बहुत लंबी हो गई तो अगले आने वाले वीडियो में यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बाद फिर सेल डिवीजन बता दिया जाएगा। अब तक हमने क्या क्या सीखा है? पहला हमने सीखा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER लिख देते हैं। दूसरा था गोल्जी बॉडी। मैंने जितने नोट्स बनाया, मतलब जैसे जैसे नोट्स बनाए, अगर आप लोगों ने वैसे उतार लिया उसके बाद फिर आप पियर्सन जाके पढ़ते हो या फिर एनसीईआरटी भी पढ़ते हो, सब क्लियर हो जाएगा। गोल्जी बॉडी हो गया, उसके बाद था हमारा लाइसोसोम, फिर चौथा था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, फिर था हमारा ER, पहले बता दे, ER न्यूक्लियस से कनेक्ट था। उसके बाद फिर वो प्रोटीन भी बनाता था और SER फैट और लिपिड बनाता था। गोल्जी बॉडी उसी फैट और प्रोटीन को स्टोर करता था, फिर आगे भेजता था लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम सुसाइडल बैग है। और वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाएगा। और लाइसोसोम के बारे में सुसाइडल बैग क्यों है? क्योंकि वो वोर्न आउट सेल को, मतलब कि जो सेल डैमेज हो गया उसे खा जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या था हमारा? प्लास्टिड, फिर वैक्यूल, फिर सेंट्रोसोम और ये माइक्रोबॉडीज। और भी कुछ छूट गया होगा लेकिन इतना मेन था हमारा। अब इसके बाद फिर हम जो यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत, वो आसानी से जाएगा आप लोग को। आई होप ये वीडियो आप लोग देख कर थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा सेल के बारे में। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और जो कुछ छूट गया वो टॉपिक भी आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर उसके ऊपर एक और नई वीडियो आ जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अब मैं कल ही वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। रात के बज गए हैं 2:30 बज गए। ठीक है, बाय बाय।